हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई एम योर फैकल्टी यश कुमार सर। वेलकम टू आवर टारगेट आईआईटी जैम 2025 सीरीज ऑन यूट्यूब। आप सभी का स्वागत है। हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसी में हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, कुछ वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं और चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, समझ और आप लोगों को सिखाते हैं। जो बच्चे नए हैं, अगर आपको कोई भी डाउट थ्रू आउट माई कोर्स किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती, तो आप हमेशा इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन, इसका क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और फिर वहां से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मेरे डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। तो आपका कोई भी डाउट होता है, वी विल प्रॉपरली डिस्कस। ठीक है, सो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। फिर हम क्वेश्चन की प्रॉब्लम सॉल्विंग को स्टार्ट करते हैं अपना। अगर x is tending to 0, tell me the value of this quantity। 1 minus cos square x अंडर रूट न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में you have x and you have to tell me the value of limit at x equals to 0, कि जब आप इस रियल नंबर 0 के पास अप्रोच कर रहे हो तो आपका जो फंक्शन है 1 minus cos square x अपॉन एक्स, ये अगर कहीं जा रहा है तो कहां जा रहा है, ये होता है लिमिट के टेंडेंसी, लिमिट का मतलब। तो आप देख के बताओ क्या ये फंक्शन कहीं जा रहा है या नहीं जा रहा। अगर ये कहीं जा रहा है तो कहां जा रहा है, ये बताओ भाई मुझे। सो 15 सेकेंड्स का टाइम है आप सबके पास। एक बार आप देखो, ट्राई करो सोचने की, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम सिखाएंगे आपको। फिर चलिए, तो आइए, आप सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी का। तो इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हो, अगर cos स्क्वायर एक्स को राइट साइड पे भेजते हो तो यू विल बी लेफ्ट विद साइन स्क्वायर एक्स। तो आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स। मेजॉरिटी बच्चे क्या कहेंगे, मेजॉरिटी बच्चे इसका आंसर 1 बता रहे होंगे और बोलेंगे सर ये है इसके इक्वल। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स मस्ट बी सेइंग दैट इसका आंसर ये होगा सर, और देन योर आंसर विल बी 1 एंड आपको एग्जाम में ऑप्शन भी मिल जाएगा ये। बट क्या ये सही है, तो माई रिप्लाई टू देम इज यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वाई? अंडर रूट एक्स स्क्वायर डिफाइन होता है मॉडुलस ऑफ एक्स के। बस ये छोटी सी चीज आप भूल जाते हो लिखते समय और आप क्वेश्चन में गलती कर बैठते हो। तो चलिए अब दोबारा सही तरीके से लिखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, आपके पास अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स, ये किसके इक्वल आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 मॉडुलस साइन एक्स अपॉन एक्स। ओके, मॉडुलस न्यूमरेटर में साइन एक्स और डिनोमिनेटर में एक्स। अब बात आती है कि इसकी लिमिट के बारे में आप क्या बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, क्या आप डायरेक्टली बोल सकते हो कुछ लिमिट के बारे में? सो आंसर इज नो। व्हाई? क्योंकि पहली बात तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो डायरेक्टली तो आप वैसे भी नहीं बोल सकते। और दूसरी बात, आप 0 पे किस डायरेक्शन से जा रहे हो, you are approaching towards 0 from which direction, either towards right or left। इस पे आपका फंक्शन की डेफिनेशन पे फर्क पड़ रहा है। आपका फंक्शन अपनी वैल्यू, अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है आपके 0 पे जाने की डायरेक्शन से। ऐसा क्यों? आपको पता है मॉडुलस फंक्शन डिफाइन करने के ये तरीका है। ये x के इक्वल होगा जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या ग्रेटर देन 0 बोल लो, पॉजिटिव होगा। ये माइनस एक्स के इक्वल होगा जब आपका x नेगेटिव होगा, और ये 0 के इक्वल होगा जब आपका x 0 होगा।
तो इक्वालिटी आप किसी में भी केस में लगा सकते हो, बिकॉज -0 इज ऑल्सो 0। ओके, तो ये डिपेंड करता है आपकी अंदर वाली क्वांटिटी 0 के लेफ्ट में है, 0 के राइट में है, ये एग्जैक्ट 0 है। अब आता है खेल पूरा आपको इसके ऊपर कि आप 0 पे जा रहे हो। x टेंड्स टू 0 का मतलब यह होता है दैट यू आर टेंडिंग टुवर्ड 0, यू आर नॉट एग्जैक्ट 0, यू आर टेंडिंग टुवर्ड 0। तो आप sin x का ग्राफ बनाओ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप sin x का ग्राफ बनाओ। ठीक है, मान लेते यही sin x का ग्राफ है आपका। आप 0 पे राइट हैंड साइड से जा रहे हो, तो लेट अस कैलकुलेट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप केवल 0 पे जाओगे राइट हैंड साइड से। ठीक है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आ जाएगा x। आप 0 पे जा रहे हो राइट हैंड साइड से, तो आपकी वैल्यूज क्या होने वाली है? 0.1, 0.001, 0.0001, ये वैल्यूज होने वाली है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट करो। आप क्या पा रहे हो? आपका साइन भी 0 की तरफ भाग रहा है, राइट? मतलब व्हेन यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, आपका फंक्शन के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे हो, वो भी शून्य के पास जा रहा है। इसका मतलब लिमिट 0 हो गई। x इक्वल टू 0 पे लिमिट साइन x की निकालोगे तो 0 आएगी, वो तो ठीक है। बट माई पॉइंट इज साइन राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यूज लेगा? ऑब्वियसली बात है सर, पॉजिटिव वैल्यूज होगी। अब x एक्सिस है, तो आपकी वैल्यू साइन की जो 0 के पे आ रही होगी सारी पॉजिटिव होगी, 0 की तरफ अप्रोच कर रही होगी, टेंड कर रही होगी, 0 पॉजिटिव होगी बट सारी। तो इसलिए राइट हैंड लिमिट में आप मॉडुलस, आपका मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसलिए आपका मॉड x विल बी x, तो मॉड साइन x विल बी साइन x। और इसकी लिमिट तो आपको पता ही है 1। ठीक है, अब सेम इस पे ध्यान दो। अगर आप 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से आते हो, तो आप जिन भी पॉइंट वैल्यूज को लेके आते हो, -0.1, -0.001 ऐसी वैल्यूज को लेके आते हो, इनकी वैल्यूज को आप पुट करते हो, तो आपका साइन 0 की तरफ जा रहा है। और आपकी सारी वैल्यूज जिनको उपयोग में लेके, जिनकी हेल्प से आप 0 के पास जा रहे हो, उन सभी वैल्यूज को जब साइन के अंदर रखते हो, तो आपका ग्राफ बिलो दी एक्स एक्सिस आता है, मतलब नेगेटिव आता है। तो इन शॉर्ट, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हो, जब आप 0 के पास जा रहे हो लेफ्ट हैंड साइड से, तो आपका मॉड साइन एक्स एक नेगेटिव नंबर होगा, तो मॉड साइन एक्स आपका डिफाइन होगा माइनस ऑफ साइन एक्स और नीचे x। और जब आप इसकी लिमिट निकालोगे, आपको मतलब माइनस को तो आप बाहर ले जा सकते हो, तो आपके पास बचा और इसके लिमिट आ गई -1। आंसर की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या मिला आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। That is LHL and RHL both are not equal. This implies limit x tends to 0, 1 minus cos square x upon x. इसकी लिमिट does not exist. इसकी लिमिट does not exist. आई होप हर एक बच्चे को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आई होप सबको प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसमें हमने कौन सा रिजल्ट यूज किया ये भी बता देता हूं। साइन समथिंग अपॉन समथिंग, साइन के अंदर अगर जो भी क्वांटिटी है वो उसके डिनोमिनेटर में भी है, तो ये क्वांटिटी जाएगी 1 के ऊपर, as something tends to 0, as something tends to 0। आई होप सबको क्लियर है, यहां तक सबको समझ आ गया होगा, प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए फिर
एक दो क्वेश्चन बेसिक वाले जो साइन पे ही क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। लेट अस सी आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होने वाला है। तो इफ आई आस्क यू लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x, इसके लिमिट क्या होगी? अब ये क्वेश्चन तो आपको बहुत जल्दी बता देने चाहिए। चलो यहां पे इन्फिनिटी कर लेता हूं मैं, दैट विल मेक क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग। नाउ टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी योर वैल्यू। 0 वाला केस तो हम लोगों ने पढ़ा ही था पहले भी, इसको डिस्कस करते हैं। अगेन आई एम से गिविंग यू 30 सेकेंड्स, जल्दी से आप लोग सॉल्व करो और मुझे बताओ अपना आंसर। चीजों को जब भी सीखो हमेशा चीजों को एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ सीखना चाहिए। हाँ जी, आ जाओ फिर सीखते हैं। आपका x जा रहा है 0 पे, राइट? इसका मतलब 1/x कहां जाएगा? अगर 0 पे राइट हैंड साइड से जा रहा है तो प्लस इन्फिनिटी पे जाएगा, अगर ये 0 पे लेफ्ट हैंड साइड से जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटी है अपने पास। अगर राइट से जाएगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी, लेफ्ट से जाएगा तो नेगेटिव इन्फिनिटी। इन शॉर्ट में कह सकता हूं अगर x 0 पे जा रहा है तो 1/x इन्फिनिटी पे जाएगा, चाहे आइदर प्लस और नेगेटिव, राइट? और जब साइन का आर्ग्यूमेंट या तो इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी किसी भी इन्फिनिटी पे जा रहा होता है तो साइन की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। ये वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, फ्लक्चुएट्स बिटवीन -1 एंड +1। क्यों? साइन डिफाइन होता है हर रियल नंबर के लिए। कोई भी रियल नंबर उठाओ, उसकी वैल्यू फंक्शन के अंदर डालो, आपको साइन उसकी वैल्यू दे देगा। बट जब आपकी वैल्यू इन्फिनिटी पे भाग रही है, अनबाउंडेडली भाग रही है, आपको नहीं पता आपकी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, आपका नंबर इन्फिनिटी की तरफ भागे जा रहा है बस, तो आप इन्फिनिटी को तो अंदर रख नहीं सकते, बिकॉज इन्फिनिटी कुछ है थोड़ी, वो तो एक डिनोट करने का सिंबल है, एक बहुत बड़ा नंबर, अनबाउंडेड नंबर। बस उस नंबर को आप अगर अनबाउंडेडली कोई फंक्शन भाग रहा है इन्फिनिटी की तरफ, इसका मतलब देयर इज नो बाउंड, एक आप उसको रोक नहीं सकते। तो वेरी बिग नंबर, कौन सा नंबर वो नहीं पता, बट वेरी बिग नंबर। तो वेरी बिग नंबर कौन सा नंबर ये नहीं पता, बट उस वेरी बिग नंबर को जब आप अंदर डालते हो तो आप फंक्शन के बारे में क्या बोल पाओगे? कुछ भी नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपका वो वेरी बिग नंबर क्या है। इन शॉर्ट, आपको पास साइन के अंदर जो क्वांटिटी है वो इन्फिनिटी पे भाग रही है, राइट? बट वो क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं पता, इसलिए आप वो चीज प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर सकते। तो सर आपने ये कैसे बोल दिया -1 और 1 के बीच में होगी? साइन का पूरे रियल एक्सिस में आप ग्राफ देख लो, कोई भी डोमेन ले लो आप, डोमेन पूरा रियल नंबर होता है और डोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका वैल्यू 1 से कभी ऊपर, -1 से कभी नीचे नहीं जाती। तो सेम ट्रेंड विल बी फॉलोड टिल इंफिनिटी। इंफिनिटी तक जाने में आप कोई भी नंबर ले लेते हो, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में लेगा। आई होप इट इज क्लियर। तो आप केवल ये बात बोल सकते हो कि whenever the argument of sign is tending towards infinity, you can only claim that the value will fluctuate between -1 and 1. And for more understanding, आप उसका ग्राफ भी देखते हो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बट अगर ग्राफ नहीं भी देखते हो, ग्राफिकल नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है आपकी, तो आप ऐसे भी आप चीजों को समझ सकते हो that the value will be fluctuating between -1 and 1. अब ये फॉर्म देखो कैसी है, x आपका जा रहा है इन्फिनिटी पे, ये वैल्यू कुछ भी हो, इतना तो पता है ना -1 और 1 के बाहर नहीं हो सकती। इतना तो पता है ना कि -1 और 1 के बाहर नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये जा रहा है इन्फिनिटी पे, 1 लाख हजार, 2 लाख हजार करोड़, 3 लाख हजार करोड़, 4 लाख हजार, ऐसी वैल्यूज लेके x जा रहा है इन्फिनिटी पे। साइन की वैल्यू केवल आपका साथ देगी -1 और 1 के बीच में, तो आप उसका इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट, द होल क्वांटिटी विल टेंड टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो यू विल से लिमिट
डज नॉट एग्जिस्ट, यू विल से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को देख के हमेशा ये बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, केवल आप फंक्शन को देख के बता सकते हो, क्योंकि ये आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, डिटर्मिनेट फॉर्म है। अच्छा, इस वाले केस में जो अभी आपने सर बताया था, इसमें क्या, इसमें आपकी लिमिट कैसे आ जाती थी? इसमें आपके पास जो x है वो जा रहा है 0 पे। Here this x is tending towards 0। मैथमेटिक्स में मैं हजारों बार क्लास में रिपीट कर चुका हूं, इन मैथमेटिक्स हमको केवल प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस में एक जगह डाउट होता है, एक जगह हमें दिक्कत होती है, जहां पे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस होता है और एक फंक्शन 0 पे जा रहा है या एक क्वांटिटी 0 पे जा रही है और दूसरी क्वांटिटी इंफिनिटी पे जा रही है। केवल आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म यही वाली बनती है, इसके अलावा कभी भी आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनती है मैथमेटिक्स में। तो जब मोमेंट आपके पास ये क्वांटिटी 0 पे जा रही है, अब हमको डर लगना चाहिए क्या अगली क्वांटिटी इंफिनिटी पे जा रही है, और अगर आपका आंसर यस होता है तो फिर डर में इसलिए दिक्कत क्योंकि आप डायरेक्टली नहीं क्लेम कर सकते आपका फंक्शन कहां जाएगा। बट क्योंकि यहां पे साइन 1/x है तो मुझे पता है कि ये क्वांटिटी -1 से कभी ऊपर, -1 से नीचे, 1 से कभी ऊपर नहीं जाएगी। इन शॉर्ट आई नो, मुझे ये नहीं पता कि क्वांटिटी कहां जाएगी, बट आई नो कि ये क्वांटिटी कभी भी 1 को पार नहीं कर सकती, -1 को पार नहीं कर सकती। इसका मतलब इंफिनिटी तो कभी भी नहीं आएगी, तो इंफिनिटी तो कभी भी नहीं आएगी, इसलिए हम इसकी लिमिट डायरेक्टली 0 बोल देते हैं। आई होप सबको समझ आया हो, इसलिए वी से इसकी लिमिट इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन पे क्या बोलना चाहोगे भाई? इस क्वेश्चन पे आप लोगों की क्या टिप्पणी है? ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने कल की क्लास में भी किया था, लास्ट क्लास में भी हमने ऐसा ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन किया था। अगर आप इस क्वेश्चन को सीखते हो, खोलते हो, तो क्या मिलेगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम और नीचे n², तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर खोलते हो n² प्लस n/2 इंटू n², राइट। n आपका जा रहा है इंफिनिटी पे, तो n² को आप लिख सकते हो n जैसा ही। तो क्या मिला? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बना n² अपॉन ट्वाइस ऑफ n²। n² से ये कट जाएगा, आपकी लिमिट आएगी 1/2। ये तो आसान था। अब इसे ही कोई बच्चा अगर सॉल्व करता है इस तरीके से, इसे ही कोई बच्चा अगर सॉल्व करता है इस तरीके से, एंड क्या बोलता है कि आपको इसकी लिमिट निकालनी है, राइट। अब इसमें वो बच्चा अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाता है, मैं लिख के दिखाता हूं, इसको आप खोलो, वो बच्चा क्या करेगा? 1/n², 2/n², 3/n² और n/n², राइट। इसको अगेन लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही। n/n² को डिवाइड करके, मतलब काट के 1/n लिख सकते हैं। अब कोई बच्चा इसकी लिमिट खोलेगा तो ये पता है, ये भी 0, ये भी 0, 0, 0, तो आंसर आ जाएगा 0।
हाँ जी, आंसर आ जाएगा 0। सेम क्वेश्चन, दो अलग अलग तरीके। अब बात आता है सर कौन सा आंसर ठीक है। सोचो एक बार, आपका कौन सा तरीका ठीक होने वाला है, आप मुझे बताओ। तो आप लोग बोलोगे मुझे कि सर, मतलब बोलना चाहिए कि ये तो सर बिल्कुल ठीक है। क्यों? ये इसलिए ठीक है, इसमें तुमने प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया, प्रॉपर मेथड फॉलो किया है। ये वाला तरीका गलत क्यों है? वाई दिस मेथड इज रॉन्ग? ये इसलिए रॉन्ग है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये चीज अगर फाइनाइट होती तो हमें दिक्कत नहीं होती। द मोमेंट योर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, आपका न्यूमरेटर की टर्म्स भी ऐड हो रही है। आपका काम होता है पहले इसकी nth टर्म लिखने का, इसके सम की एक nth फॉर्म लिखने की, वो आपका काम होता है सबसे पहले, राइट। ये इस पूरे न्यूमरेटर की एक जनरल फॉर्म लिख दो और फिर आप फॉर्मूला लगाते तो सही था, जैसे हमने यहां पे किया। यहां पे क्या दिक्कत हो रही है, जैसे ही आप एन इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, आपकी ये क्वांटिटी की टर्म्स भी बढ़ी जा रही है, राइट। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट टर्म्स अगर 0 पे अप्रोच कर रही है तो उसका सम भी 0 आएगा। आप देख सकते हो ये टाइप ऑफ ऐसी तो केस हो रहा है। तो इनफाइनाइट अब 0 पे अप्रोच करती टर्म्स का सम 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये सारी क्वांटिटी 0 पे तो अप्रोच कर रही है। ऑल दीज क्वांटिटीज आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 ओनली। All these quantities are approaching towards 0, right? तो ऐसा नहीं है आप ऐसे बोल सकते हो, इसको आप काइंड ऑफ ऐसे भी समझ सकते हो। 0 को इन्फिनाइट टाइम्स ऐड किया गया है तो 0 को मल्टीपल इन्फिनाइट टाइम, ऐसे ऐसे समझ सकते हो। हालांकि लिखना सही नहीं है, बट एक आइडिया दे सकते हो आप, इसका ये मतलब है। और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, तो ये छोटी मोटी चीजें जो है, ये आप लोगों को प्रॉपरली आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। आई होप सबको समझ आया होगा। तो इन्फिनाइट टर्म्स अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, इट डज नॉट गारंटी दैट द होल क्वांटिटी विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। आई होप इट इज क्लियर। तो आपको तरीका क्या होना चाहिए कि एग्जाम में आप गलती ना करो। जब भी आपके पास ऐसी टर्म्स का कुछ गिवन होता है, कलेक्शन टाइप टर्म्स गिवन है न्यूमरेटर में, ऑलवेज ट्राई करो आप चीजों को ऐसे, जैसे आप इन्फिनिटी पे जा रहे हो तो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स भी बढ़ रही है, इसकी तरीके से आप ट्राई करो, इसकी एक पूरी फॉर्म लिख पाओ पहले, उससे आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। अगर आप ऐसे फॉलो करने वाले हो तो आप देख सकते हो इनफाइनाइट 0 इज नॉट गारंटीड कि आपका सम 0 आएगा। ओके, हाँ, फाइनाइट होता तो आपका काम हो जाता, ये बात हम भी मानते हैं। ओके भाई, सो इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को देता हूं और मुझे बताओ क्या समझ आ रहा है। क्वेश्चन है आप लोगों के आगे, शायद ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया होगा क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो कर सकते हो। इसमें भी आप क्या करोगे, पहले न्यूमरेटर का एक आप nth टर्म लिखोगे, एक जनरल टर्म लिखोगे, सिमिलरली इस वाली क्वांटिटी का। तो न्यूमरेटर में ये क्या है, फर्स्ट 4n नेचुरल नंबर्स का सम, क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 + 4n स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है। तो इसका सम क्या होगा, n × n + 1/2, n यहां पे 4n से रिप्लेस किया हुआ है। सिमिलरली 1 से लेके 7n तक का सम, तो आप सेम कॉन्सेप्ट कर सकते हो। सॉरी, ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर के लिए क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1/6।
राइट, और क्यूब के लिए होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। हाँ, यही होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लोगे, किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में भाई, इतना तो मैं एज्यूम कर सकता हूं। अब और क्वेश्चंस लिखते हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको सीखेंगे। अब एक क्वेश्चन और लिखो आप लोग। ये टाइप के क्वेश्चंस हमारे हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैम के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें क्या है, टू इंटू थ्री है ना, हाँ 3 इंटू 4 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। हाँ जी, शायद आप लोगों को PYQ में मिल भी जाएगा ऐसा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, कैसे करेंगे? मैथमेटिक्स में जब भी आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप टर्म होती है, ऑलवेज ट्राई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखने का। हमेशा ट्राई किया करो, उपयोग में लो डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर के उपयोग में लो, सॉरी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा बनाओ, उसकी टर्म्स को आप यूज में लो। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, सोचो, थिंक वंस। आप यहां पे न्यूमरेटर में 1 है हर जगह, डिनोमिनेटर में आपके पास ये क्वांटिटी है, तो आप कैसे इसको यूज में ले सकते हो? क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? 2 को लिख दिया, 1 को लिख दिया 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 सॉरी, 1 को लिख दिया 3 माइनस 2, 1 को लिख दिया 4 माइनस 3, ओके। इसको खोलो अब आप, तो पहली टर्म को छुपाया, 2 से 2 कट गया 1, इसमें 1 तो माइनस हाफ, इसको एक ब्रैकेट में रख लो, प्लस, इसको चाहो तो आप ऐसे अलग अलग कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे अलग अलग कर दिया, ठीक है। और फिर हमने 3 से 3 काटा, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। ऑलवेज ट्राई न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाने का, ऐसी कुछ चीजों को सीखने का, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का उपयोग में लाओ, ऐसा कुछ करो आप। अब हाँ, डायरेक्टली हम यहां पे नहीं बोल सकते, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली आप लिमिट के बारे में नहीं बोल सकते इधर भी, क्योंकि टर्म्स भी इनफाइनाइट हो जाएगी साथ साथ। अब आप देख सकते हो माइनस हाफ, हाफ से कट गया, माइनस 1/3 1/3 से कट गया, ऐसे ही 1 माइनस 1/4 भी कट जाएगा आगे वाले टर्म से। आपके पास क्या बचा, पहले वाले फैक्टर में पहली लेफ्ट वाली क्वांटिटी बच रही है, पहले वाले फैक्टर में या पहले वाले पेयर, कुछ भी बोलो, ब्रैकेट में, पहले ब्रैकेट में लेफ्ट वाली क्वांटिटी बच रही है, तो लास्ट ब्रैकेट में राइट वाली क्वांटिटी बच जाएगी। और अगर नहीं है भरोसा तो आप खोल के देख लो, ठीक है, या आप n की कोई फिक्स वैल्यू करके देख लो, n की वैल्यू 4 रख लो, आप 1/4 माइनस 1/5 तक चला जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 4 रखोगे तो 1/4 1/5 होगा, 1/4 से ये कट जाएगा, 1 माइनस 1/5 बच जाएगा आपका। तो पहले वाले ब्रैकेट में लेफ्ट वाली क्वांटिटी बच रही है, तो लास्ट वाले ब्रैकेट में राइट वाली बच जाएगी। तो आपके पास क्या आया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड लिमिट टेंड्स टू 1। ये आई होप सबको समझ आ गया होगा। आई होप हर एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से चीजें क्लियर हुई होगी, आइडिया लग गया होगा कैसे हम लोगों ने चीजों को किया है, समझा है। अगर यहां तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर है तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस को हम सीखते हैं, जानते हैं। हाँ जी, तो अब मैं जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं आप लोगों को, फील तो आएगा, सबने सीख लिया होगा। फील वाले कॉन्सेप्ट में तो किसी को दिक्कत आएगी नहीं। आई एम अज्यूमिंग दैट। इस क्वेश्चन पर सीखते हैं हम लोग। 2x प्लस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स, इसकी लिमिट बताओ। तो अगर आपका x इंफिनिटी पे जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है साइन और कॉस तो कुछ उसमें योगदान देंगे नहीं, वो तो 1 पे रह जाएंगे। 2x जा रहा है तो ये इंफिनिटी हो जाएगा और सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी इंफिनिटी हो जाएगा। अब मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे कि सर यहां पे एल हॉपिटल लगा देते हैं, क्योंकि एल हॉपिटल आपको लगता है कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी वाली क्वांटिटी से आप कर सकते हो, राइट। तो एल हॉपिटल लगा देते हैं एक बार। तो आप अगर एल हॉपिटल लगाते हो तो आप क्या पाते हो, 2x का डेरिवेटिव 2, साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos साइन x का 1 और माइनस साइन x। इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट कर जाएगी। आप डायरेक्टली बोल सकते हो वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी आपकी। आप नहीं बता सकते x इंफिनिटी पे जाएगा तो cos x कहां जाएगा, तो बेसिकली यू विल सिंपली से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आप लोग बोलोगे सर इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। अब वही कोई बच्चा इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करता है। चलो इसी में पहले आपको गलत प्रूव करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका आर्ग्यूमेंट इंफिनिटी पे जा रहा है और साइन कॉस वाली चीज होती है तो वो क्वांटिटी फ्लक्चुएट करेगी। और जब भी अगर आपकी फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है, फंक्शन में ऐसी कोई क्वांटिटी है जो फ्लक्चुएट कर रही है, तो आप एल हॉपिटल नहीं लगाओगे। अगर आप लोग को ये बात याद है मेरी क्लास की तो आपको ये मेथड कभी भी अप्लाई नहीं करोगे, ये गलत है आपका आंसर। एल हॉपिटल इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन इन्वॉल्व फंक्शन फ्लक्चुएट्स। अगेन आई एम रिपीटिंग, एल हॉपिटल इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन द इन्वॉल्व फंक्शन उसकी वैल्यू फ्लक्चुएट्स। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम सॉल्व, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 2x प्लस साइन एक्स अपॉन x प्लस कॉस एक्स। अब वही बात है, आपको चीजें समझ आनी चाहिए। आप x जा रहा है इंफिनिटी पे तो ऑब्वियस ही बात है आप साइन x का साथ लेके कहां तक जाओगे, साइन x केवल 1 तक ले जाएगा। जो मेन डोमिनेटिंग टर्म होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी 2x ओनली, दैट इज गोइंग टू बी 2x ओनली। अगर आप इस तरीके से सोच पाते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोच पाते तो और भी अच्छी बात है। क्यों, आप फिर x से डिवाइड करके साइन x अपॉन x देख लेना, राइट। तो यहां पे x आ गया और x अगर इंफिनिटी पे जा रहा है तो x प्लस पर, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो इतना तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक से सिखा सकता हूं। x प्लस कॉस एक्स, ये पूरी क्वांटिटी इंफिनिटी पे जा रही है तो किसकी वजह से जा रही है, डोमिनेट कौन कर रहा है, हेड ऑफ द फंक्शन कौन है, ऑब्वियस ही बात है x है, राइट। तो
इसका मतलब केवल यही है, आपने ये लिखा x से x कट जाएगा, योर लिमिट कम्स आउट टू बी 2. So the value of your limit comes out to be 2 and it is not equal to what you got in the last concept. क्या समझ आया? याद है चीजें, भूल गए, या याद आ रही है कि हां सर अब याद आएगा, अब नहीं भूलेंगे? अब तो नहीं भूलेगा कोई बच्चा? अब इस क्वेश्चन का बताओ भाई. इसकी वैल्यू बताओ, इसका लिमिटिंग वैल्यू बताओ, लिमिट कहां जाएगी इस फंक्शन की? याद है फील्ड का कॉन्सेप्ट? भूल गए? क्या बताया था मैंने? FEAL. फील्ड की डेफिनेशन आप लोगों के लिए आज के बाद ये होगी, फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल, एल्जेब्रिक, लॉग. क्या समझ आ रहा है? ऊपर क्या है एल्जेब्रिक, नीचे क्या है एक्सपोनेंशियल. पहले क्या आया? एक्सपोनेंशियल आया, फिर एल्जेब्रिक आया. रेस लगेगी अगर दोनों में इंफिनिटी तक, पहले एक्सपोनेंशियल पहुंचेगा फिर एल्जेब्रिक पहुंचेगा. तो पहले एक्सपोनेंशियल अगर इंफिनिटी पे पहुंचेगा पूरी क्वांटिटी को जीरो बना देगा, योर आंसर कम्स आउट टू बी 0. इस तरीके से याद करोगे, लाइफ में कभी भी दिक्कत नहीं होगी. और इसके अलावा अगर कोई चीज आप सीखते हो तो फिर आपको दिक्कत होगी, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता. ओके, अब एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग. चलिए एक क्वेश्चन और सीखते हैं. हाँ जी, सेम बात, आप डायरेक्टली नहीं चेक करोगे, ठीक है? आप प्रॉपर तरीके से करोगे. क्या करोगे इसमें? मैंने क्या बताया था? मैथमेटिक्स में जब भी आपके पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, ऑलवेज ट्राई न्यूमरेटर को राइट न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर. तो आप यहां पे आपके पास क्या आ रहा है? यहां पे आपके पास क्या है? न्यूमरेटर में है 3. तो 3 को आप कैसे लिख सकते हो? न्यूमरेटर में है 1, डिनोमिनेटर में है 3, बट इन सबका आप देखोगे डिफरेंस 3 आ रहा है. तो आप क्या कर सकते हो? 3 से अब न्यूमरेटर में 5 माइनस 2 तो मैं कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि 1 है. तो मैं क्या करता हूं? 1/3 से डिवाइड और 3 से डिवाइड कर देता हूं, मतलब 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देता हूं. तो 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हर क्वांटिटी में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3/2 इंटू 5, 3/5 इंटू 8, 3/3n माइनस 1, 3n प्लस 2. ओके, तो 1/3 आया. इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? 5 माइनस 2. इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? 8 माइनस 5.
इस 3 को क्या लिख सकते हैं, 3n+2 माइनस 3n-1 ओके, सबको क्लियर है। अब अलग अलग ब्रेक कर दो, नहीं इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं। हाँ जी, अब बताओ आप कैसे करोगे। यहां गलती कर दी क्या कुछ मैंने, अब बताओ। तो ब्रेक करे बिना कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डायरेक्टली लिख लेते हैं, ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है। जब चीजें थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेट होती दिखाई देना, तब आप लोग प्रॉपरली ब्रेक किया करो। तो हाथ लगा के छुपा लो, उससे भी काम बन जाएगा। तो 1/2 माइनस 1/5, ठीक है, 1/2 माइनस 1/5। सिमिलरली यहां पे 1/5 माइनस 1/8, और यहां पे 1/3n-1, और इसको छुपाया तो 1/-1/3n+2। ओके, तो थोड़ा ये ध्यान से लिखना केयरफुली, ताकि गलती ना कर बैठो। तो क्या देख पा रहे हो, -1/5 से ये कट गया, ये क्वांटिटी अगले से कट जाएगी। पहले वाले ब्रैकेट में आपके पास लेफ्ट वाली चीज बच गई, तो राइट वाले ब्रैकेट में आपके पास राइट वाली चीज, सॉरी, पहले वाले ब्रैकेट में लेफ्ट वाली क्वांटिटी बच गई, तो राइट लास्ट वाले ब्रैकेट में राइट वाली बच जाएगी। और वैसे भी आप n की पर्टिकुलर वैल्यू रख के देख सकते हो, आपके पास यही बचेगा। क्या मिला, 1/3 को बाहर ले आओ, what you are left with 1/2 minus 1/3n+2, ठीक है। अब आप इसकी n को इंफिनिटी पे ले जाओगे, तो यू विल बी लेफ्ट विद 1/3 माइनस 1/3, और इसकी लिमिट क्या आएगी 1/2, ये क्वांटिटी 0 पे, तो आपका आंसर विल कम आउट टू बी 1/6। क्या सबको क्लियर है? क्या हर एक बच्चे को ये चीज क्लियर है, यस और नो? क्या सबको समझ आ गया? हाँ जी, इसी के साथ मैं एक होमवर्क देके जा रहा हूं आप लोगों को। लेट मी चेक आप लोगों में से कौन कौन इस होमवर्क को सॉल्व कर सकता है। इसकी लिमिट क्या होने वाली है, आप लोगों को मुझे बताना है। इस क्वेश्चन की लिमिट क्या होने वाली है, ओके? बस ये आपका क्वेश्चन है। आप चाहे थोड़ा और बड़ा ले लो इसको, ले लो, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू लेट मी नो, यू हैव टू फाइंड, और आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर क्या आ रहा है। सॉल्यूशन भेजना है तो टेलीग्राम पे आप मुझे भेज सकते हो। कोई भी बच्चे को किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रही हो, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो मेरे से, या कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको आज की क्लास में ये टेलीग्राम का क्यूआर कोड, अगर अभी भी कोई बच्चा जिसके पास नहीं है क्यूआर कोड, तो उसके लिए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए, एंड आप लोगों को चीजें बताई है जो हमने क्लास में पढ़ी थी, उसका एप्लीकेशन सिखाया। कहीं आप लोग ये गलतियों को दोबारा रिपीट ना कर बैठो एग्जाम में।
कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको वन वेरिएबल के क्वेश्चंस हमेशा मिलते हैं, और ये कॉन्सेप्ट आपको आगे जाके सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस वाले कॉन्सेप्ट में भी पॉइंट वाइज लिमिट निकालने में बहुत काम आने वाला है। तो मेक श्योर वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सीखो, ताकि आपको लाइफ में आगे जाके मैथमेटिक्स में एटलीस्ट ये ना बोलना पड़े कि सर मेरा फाउंडेशन वीक है, मैम मेरा फाउंडेशन वीक है। मेरे को नहीं, किसी को भी बोलना पड़े। कभी भी ये बात अपने ऊपर से हटा लो कि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, बेसिक स्ट्रांग नहीं है। बेसिक यही से बनते हैं, फंक्शन से बात करने के तरीके से ही फंक्शन आप बेसिक स्ट्रांग होते हैं। सो आई होप यू ऑल लव द सेशन. Thank you so much, guys. If you have any doubt, you can ask me through Telegram or through comments. So if you enjoyed the session, do give a like, and that's it. Give your feedback. Thank you so much. Take care.